student, we start standard 7, chapter number 11, cell structure and microorganism. प्रीवियस क्लास में हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं. व्हाट इज़ द मीन्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, आप क्या समझते हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम खाली आंखों से नहीं देख सकते. ओके, categorize the following organism into two groups according to the size: amoeba, paramecium, euglena, snail, elephant, pigeon and worm. आपको इनको कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप साइज. तो जो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना है वो यूनिसेल्यूलर है और बाकी ये जो है वो मल्टी सेल्यूलर है ऑर्गेनिज्म है. वी हैव लर्न दैट देयर आर काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. अर्थ में बहुत सारे काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. ऑफ दीज द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद अवर आइज, हम जिनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते, हम बट कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, हम सिर्फ उन्हें किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से. ये क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अकरेंस ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द एयर, water, soil, food, sewage, garbage, as well as the bodies of a plant and animal, including humans. जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके सराउंडिंग के आजू बाजू हर चीज़ में इंक्लूड है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, फूड, सीवेज, गार्बेज, प्लांट और एनिमल की बॉडीज़ में, ह्यूमन बॉडीज़ में, ये सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अ सोलेटरी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल हैं. दैट इज़ दे लाइफ सिंगली, वो सिंगल रहना ही पसंद करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम. वेयर इज सम लाइव इन कॉलोनीज, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, मिक्स होके रहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑन रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड प्लांट और एनिमल में रहते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब जिनमें लाइफ नहीं रहती उनमें रहते हैं. ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे मेजरमेंट किया गया जाता? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है. आप उनको नेकडाई से जब देख ही नहीं सकते हो तो आप कैसे मेजर करते हो? इसके लिए हमेशा हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे भी अगर छोटे से छोटा अगर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. Keep a moist piece of bread or bhakri in a closed box. Observe it after 3-4 days using a magnifying glass. आप ब्रेड या रोटी को क्लोज बॉक्स में रख दीजिए और 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, लेंस से, तो आपको उसमें फंगस दिखाई देती है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं. Observe a drop of muddy water or a water from a stagnant puddle under the compound microscope. हमारे जो मडी वाटर रहता है या रुके हुए पानी के जो फत्तर रहते हैं उनको जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और अ बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड. अगर योगर्ट या बटर मिल्क का एक ड्रॉप भी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको हर जो चीज़ है उनके अलग अलग फिगर्स दिखाई देंगे, अलग अलग उनका जो स्ट्रक्चर है वो सब चीज़ों का अलग अलग दिखाई देता है. डू यू नो वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर इन साइज विथ आवर आईज. हम 100 माइक्रोमीटर से स्मॉलर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते अपनी आँखों से. सो वी मेक ग्लास स्लाइड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तब हम क्या करते हैं, उनको देखने के लिए हम ग्लास स्लाइड बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और ऑब्जर्व करते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप. However, if a magnification of 1000 into prove to be insufficient, और ये मैग्नीफिकेशन उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको 1000 मोर देन करके दिखाता है. देन वी नीड टू यूज़ एन, और बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. अब हम कुछ माइक्रोब्स के साइज देखते हैं. पैरामीशियम,
अबाउट 100 माइक्रोमीटर, इतना छोटा होता है ये। बैक्टीरिया ऑफ अ टाइफाइड 1 to 3 माइक्रोमीटर, पोलियो वायरस 28 नैनोमीटर, दैट 10⁻⁻⁹. Microbes measure less than 100 micrometer. Even in this minute organism, their organelles carry out of a life process within the single cell. मिनट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑर्गेनेल्स में लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। कैन द पॉइंट ऑफ अ निडल अकोमोडेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यस, ये पॉइंट ऑफ निडल के पॉइंट जितने छोटे होते हैं। नेचर ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, among the sketch you have drawn, do you find any of the microorganisms you see below? What inference can you draw about their size? हम जो ऊपर हमने बात की कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्लाइड बना के देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह से डिफरेंट टाइप के फिगर्स दिखाई देंगे, जो इस तरह के, देखिए एक भी फिगर सेम नहीं है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फिगर्स हैं। जैसे ये देखिए अमीबा, पैरामीशियम, ये इनको अगर हम देखेंगे तो इस टाइप के अलग अलग आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज और स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। Some microorganisms like the fungus that grow on brad or stems of a algae in ponds are a multicellular. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस ब्रैड में होता है, पॉन्ड्स की एल्गी में होता है, ये मल्टी सेल्यूलर हैं। However, most microorganisms such as a bacteria and a virus are unicellular. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और वायरस हैं वो यूनिसेल्यूलर हैं। They have somewhat different cellular structure. उनका जो डिफरेंट टाइप का सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। They do not have the membrane bound organelles found in eukaryotic cell. उसमें membrane bound सेल नहीं होता जो कि यूकैरियोटिक सेल में फाउंड होता है। The plasma membrane, cytoplasm and nucleoid are the only components such cells are called prokaryotic cell. ये सारी चीज़ें देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में रहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल कैंसर फॉर सेल साइंस NCCS Pune is an institute involved in research in the field of cell science, cytology and biotechnology. ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि सेल साइंस के बारे में सर्च करता है और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करता है। यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर दिखाया गया है। इनके आपको बाकी कुछ कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको फिगर की प्रैक्टिस करना है। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड्स अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनी माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, वेयर एज सम माइक्रोब्स कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव even in extreme and adverse condition like the ocean floor. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन ओशन फ्लोर पर भी सर्वाइव करते हैं। आइस इन पोलर रीजन, हॉट वाटर स्प्रिंग, मतलब जैसे हम कल्पना नहीं कर सकते कि एकदम पोलर रीजन ठंडी, हॉट वाटर, इस तरह से वो वहाँ भी सर्वाइव करते हैं। During adverse condition, microorganisms form a thick covering around themselves and stop their life process. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने कंडीशन के अनुसार थिक कवर राउंड होता है और वो अपना लाइफ प्रोसेस स्टॉप करते हैं। ऑन रिटर्न, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है उनके अकॉर्डिंग, तो वो फिर से प्रोटेक्टिव कवरिंग को हटा देते हैं और अपना लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू कर लेते हैं। वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो? जैसे कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, लाइक मीडियम कौन कौन से हैं? सॉइल, वाटर, डिकेइंग मैटर। टेम्परेचर 25 डिग्री टू 37 डिग्री,
nutrition, specific nutrition like algae, chlorophyll और oxygen. Atmosphere, moist atmosphere चाहिए, humid और warm. देखिए मॉइस्ट, हमिड, वार्म. आपने जैसे रोटी वगैरह को बोला, रोटी को रखने पे हम जब रख देते हैं डब्बे में, तो मॉइस्ट के कारण उसमें बैक्टीरियाज हो जाते हैं. और अगर गर्म रोटी है, मतलब गर्म कब, ये 25 डिग्री टू 37 डिग्री के बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं. According to the shape and life process, microorganisms are classified as algae, fungi, protozoa, bacteria and viruses. जो उनके शेप और लाइफ प्रोसेस के आधार पर, बेस पर हम उनको एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस में डिवाइड करते हैं. ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. अब हम उनके बारे में देखते हैं. टेक 2 earthen pots half filled with soil and mark them A and B. हम सॉइल लेंगे, उसको मार्क करेंगे A and B में. मिक्स कुछ वेस्ट मटेरियल लाइक गार्डन वेस्ट, डंग, फ्रूट पील, वेजिटेबल स्टेक्स, पेपर स्क्रैप विद द सॉइल इन पॉट ए. पॉट ए में हम कुछ वेस्ट मटेरियल डाल के उसमें डाल देंगे. और सेकेंड में मिक्स इन द लाइक, मतलब एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आपको पता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, जो डिकम्पोज होते हैं और मैन्योर और फॉर्म करते हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वो वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं. तो बी वाले पॉट में हमको कौन से वेस्ट डालने हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक ग्लास, स्क्रैप मेटल, प्लास्टिक बैग, ये सारी चीज़ें. ओके. और उन दोनों को 3 to 4 वीक के लिए रख देंगे. डिड द गार्बेज इन पॉट बी रिमेन अनचेंज. अब हम देखते हैं कि जो पॉट बी है उसके गार्बेज में चेंज हुआ है. वेयर डिड द गार्बेज इन पॉट ए डिसअपेयर, वाई. और जो ए का गार्बेज है वो डिसअपेयर क्यों हुआ है. तो माइक्रोब्स प्रेजेंट इन अ सॉइल, डंग एक्सेट्रा डिकम्पोज द गार्बेज टू ऑब्टेन फूड मटेरियल. जो सॉइल और डंग वगैरह में था, जो माइक्रोब प्रेजेंट हो गया, जिसने उन चीज़ों को डिकम्पोज कर दिया और फूड मटेरियल फाउंड किया. एज अ रिजल्ट गार्बेज इज soon converted into manure of best quality and our surrounding are kept clean. इस तरह से जो वो गार्बेज है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया और बेस्ट क्वालिटी का फर्टाइल बना, जिससे और फ़ायदा क्या हुआ, हमारा सराउंडिंग भी क्लीन हो गया. और सेकेंड केस में जो गार्बेज है प्रॉपर सीवेज डिस्पोजेबल नहीं हो पाता, जिसके कारण माइक्रोब्स आर रिलीज इनटू द सीवेज so as to help in the quick decomposition of the compound in it. जिसके कारण जो फर्स्ट में इतने अच्छे से वो माइक्रोब्स प्रेजेंट हो जाने के कारण वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया. पर पॉट बी में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है. Why should dry and wet waste be collected separately? तो हमको क्यों सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए, तो इसके 3 रीज़न्स हैं, 2 रीज़न्स हैं. ड्राई वेस्ट में जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, पेपर है, इजी सेग्रेटेड हो जाते हैं ड्राई वेस्ट में और इजी होता है उनको रिसाइकलिंग करने के लिए. और जो वेस्ट है वो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जिनसे जल्दी मैन्योर कन्वर्ट हो जाते हैं. इसलिए अगर हम इन दोनों को पहले से ही अलग कर दें तो हमको रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी हेल्प मिलती है और फर्टाइल के लिए हमको मैन्योर भी मिल जाता है. Observe the roots of the pea, bean and fenugreek plant. What would be the function of the nodules on their roots? We have seen that some microorganisms present in the soil and those in the root nodules of a ligneous plant convert atmospheric nitrogen. क्या होता है, जो सॉइल में रूट नोड्यूल्स में
जो लिग्नस प्लांट रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड में, और जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड है वो हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टिलिटी इंक्रीज करने में, एंड देयर बाय द प्रोटीन कंटेंट ऑफ पल्सेस ग्रोन इन द सॉइल, और जिससे क्या होता है कि सॉइल में प्रोटीन आ जाता है। एक ये प्रोजेक्ट है, विजिट द गार्बेज डिपोट नियर योर विलेज सिटी, फाइंड आउट द रीज़न बाय बरिंग द गार्बेज इन द लार्ज पिट्स देयर। ये आपने देखा भी होगा कहीं पे, आपको ये चीज़ें पता भी चल जाती हैं। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्मेंटेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।